दोस्तों, नेपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। काठमांडू की सड़कों पर मंडे को लाखों जेन जी प्रोटेस्टर्स, जिनमें बहुत से स्कूल यूनिफॉर्म्स में बच्चे भी थे, सरकार के सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उतर आए। पुलिस ने जब पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में कुछ प्रोटेस्टर्स घुस गए तो बाटन चार्ज किया और पूरे कैपिटल के बड़े हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया। ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के यूथ विंग से दूर रखने की कोशिश थी, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स कहना चाहते थे कि ये सिर्फ लोगों की आवाज है। भले ट्रिगर सोशल मीडिया बैन था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा पहले से पक रहा था। सरकार लगभग एक साल से ग्लोबल इंटरनेट कंपनीज को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कंपनीज को कहा गया कि नेपाल में रजिस्टर करो, ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करो और गवर्नमेंट के कहने पर ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डिलीट करो। जब 26 बड़ी प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब डेडलाइन पर कंप्लाई नहीं कर पाए तो उन्हें बैन कर दिया गया। सिर्फ कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक, वाइबर, वीटॉक, निम्बस और पोपो लाइव ने रूल फॉलो किया और बैन से बच गए। याद रहे, टिकटॉक को 2023 में बैन किया गया था, पर बाद में डील करके वापस अलाउ किया गया। पीएम केपी शर्मा ओली ने डिफेंड करते हुए कहा कि सरकार सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, पर यह मंजूर नहीं कि कंपनीज पैसा तो यहीं से बनाए और कानून ना माने। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये स्टेप असल में आवाजों को दबाने की कोशिश है, फ्री एक्सप्रेशन को पुलिस करना और प्रेस फ्रीडम को कर्ब करना। नेपाल जैसे टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी में बहुत लोग अपना बिजनेस सोशल मीडिया पर चलाते हैं और एक्सपैट्स अपने घर वालों से इसी रास्ते टच में रहते हैं। यूथ जनरेशन के लिए ये तो उनकी वॉइस पर डायरेक्ट गैग जैसा महसूस हुआ। जेन जी का गुस्सा पहले से करप्शन के खिलाफ था और पॉलिटिशियंस के अकाउंटेबिलिटी से बचने पर भी। बैन से पहले वो सोशल मीडिया पर रूलिंग क्लास की प्रिविलेजेस और सो कॉल्ड नेपो बेबीज की लैविश लाइफस्टाइल एक्सपोज कर रहे थे। अब जब ये प्लेटफॉर्म्स ही छिन गए तो उनका गुस्सा और सस्पिशन और तेज हो गया। हम ही नेपाल के चेयरपर्सन सुधान गुरुंग ने कहा कि ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट करप्शन और अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल के नए पॉपुलर लीडर्स खुद सोशल मीडिया की वजह से उभरे। काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह, जो एक रैपर थे, और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चीफ रवि लामेछाने एक टीवी एंकर से पॉलिटिशियन बने। दोनों ने ओपनली जेनजी प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया, पर इस बीच भी ओली सरकार नए कानून लाने पर तुली हुई है। ऐसे कानून जिसमें कुछ लाइक्स और पोस्ट्स को क्राइम बनाया जा सकता है, प्लेटफॉर्म्स को फोर्स किया जाएगा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डिलीट करने के लिए, और यूजर्स के आइडेंटिटीज तक रिवील करनी पड़ सकती हैं। और इस सब के नीचे छुपी है एक बड़ी कहानी, नेपाल की पॉलिटिक्स में करप्शन और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। 2008 में रिपब्लिक बनने के बाद से पावर एक छोटी सी ग्रुप के लीडर्स के बीच घूमती रही है, ओली, प्रचंडा और देओबा, जो बार बार अलायंसेस बनाते और तोड़ते रहे हैं। हर एक के खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस हैं। ओली पर कंटेम्प्ट केस है क्योंकि उन्होंने एक टी एस्टेट को इल्लीगल तरीके से कमर्शियल प्लॉट में कन्वर्ट किया। फॉर्मर पीएम्स माधव नेपाल, बाबूराम भट्टाराई और खिलराज रेग्मी पर गवर्नमेंट लैंड स्कैम के इल्जाम हैं। प्रचंडा पर बिलियंस डाइवर्ट करने का आरोप है, जो माओइस्ट गेरिलास के लिए रखा गया था पीस प्रोसेस के दौरान। देउबा पर एयरक्राफ्ट खरीदने में कमीशन लेने के एलिगेशंस हैं, और उनकी वाइफ आरजू राणा देउबा, जो अब फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ ये चार्जेस उठते रहे हैं कि उन्होंने नेपाली सिटीजन्स को डॉक्यूमेंट्स पर भूटानीज दिखाकर उन्हें यूएस रेफ्यूजीज के तौर पर भेज दिया। तो दोस्तों, एक तरफ रैम्पेंट करप्शन और अकाउंटेबिलिटी का ना होना, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया बैन जैसा क्लैंप डाउन, दोनों मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जहां नेपाल की यंग जनरेशन महसूस कर रही है कि उनके प्लेटफॉर्म्स भी छीने जा रही हैं और आवाज भी।